बिजली के बल्ब को एक एक घर तक पहुंचाने वाले एडिसन की जिंदगी उस वक्त मायूसी से भर गई जब उनका यही प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, यानी बिजली का। एडिसन बिजली का बल्ब बनाने का सेहरा तो अपने सर सजा चुके थे, लेकिन इस बल्ब को जलाने के लिए बिजली कोई और बनाने लगा था और एडिसन अपना सब कुछ खो रहे थे। यही नहीं बल्कि एक मौके पर उनकी जिंदगी भर की कमाई को उनकी आंखों के सामने आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एडिसन ने ऐसे मुश्किल हालातों का सामना कैसे किया, ये सब आपको बताऊंगा थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी के इस दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, हुआ ये था कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब तो बना लिया था, लेकिन साथ ही उसके कंपटीटर्स और उसके मुकाबले पर खड़े दूसरे बिजनेसमैन भी एडिसन से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सब इस कोशिश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने, यानी बहुत सारा पैसा खर्च करने को भी तैयार थे, जिससे करके उन्हें एडिसन से बेहतर बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल हो सके। उस दौर में बहुत से बिजनेसमैन किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो एडिसन की तरह जीनियस या होशियार हो और जिसकी मदद से वो एडिसन से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने और बेचने में कामयाब हो सके। दरअसल वो एडिसन को मार्केट से आउट करके पावर सप्लाई के बिजनेस पर कंट्रोल कायम करना चाहते थे, मार्केट पर वैसा कब्जा करना चाहते थे जैसा कब्जा एडिसन का नजर आ रहा था। फिर हुआ ये कि उन सबको एडिसन ही की कंपनी से एक ऐसा जीनियस मिल गया जिसे वो एडिसन के मुकाबले पर खड़ा कर सकते थे, और इस जीनियस का नाम था निकोला टेस्ला। क्रोएशिया में जन्म लेने वाले सर्ब वैज्ञानिक निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के अंदर एडिसन ही के मुलाजिम थे, यानी निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी में ही काम किया करते थे। मगर एडिसन की एक कमजोरी ने टेस्ला को उसका दुश्मन बना दिया। एडिसन पर यह इल्जाम लगता है कि वो भले ही बहुत जीनियस थे, लेकिन बहुत ही खुदगर्ज भी थे। अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद मुंह फेर लेना एडिसन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब टेस्ला एडिसन की कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान एक बार एडिसन ने टेस्ला को एक काम सौंपा। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि अगर वो उसकी कंपनी के सारे जनरेटर्स को ठीक कर दे तो वो खुद टेस्ला को $50,000 का बोनस देंगे। टेस्ला, जो कि एडिसन के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उन्होंने $50,000 के बोनस के लिए खूब काम किया। टेस्ला 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे सोते और फिर काम पर लग जाते। कुछ ही दिनों में उन्होंने एडिसन के सारे जनरेटर्स ठीक कर दिए, लेकिन जब वो अपना 50,000 का बोनस लेने के लिए पहुंचे तो एडिसन ने कहा कि बोनस वाली बात तो मैंने मजाक में कही थी। अब ये चाहे एक मजाक था या धोखेबाजी, लेकिन टेस्ला को ये बड़ी जोर से लगा और वो मायूस होकर एडिसन की नौकरी छोड़कर चला गया। अब एडिसन ने अपने $50,000 बचाने के लिए जो मुलाजिम या वर्कर खोया था, वो इस बात से अनजान थे कि यही मुलाजिम, यही वर्कर उसकी खड़ी की हुई सारी सल्तनत और सारे कंट्रोल पर भारी पड़ने वाला है। नौकरी छोड़ने के कुछ सालों बाद ही रात दिन मेहनत करके निकोला टेस्ला जल्द ही एडिसन के मुकाबले की टेक्नोलॉजी मार्केट में ले आए। ये टेक्नोलॉजी थी एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। दूसरी तरफ एडिसन जिस बिजली से बल्ब जला रहे थे वो डीसी या डायरेक्ट करंट था। अब मसला ये था कि एडिसन का डीसी करंट कम वोल्ट वाला था और ज्यादा लंबे फासले तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था। उन्हें ज्यादा फासले तक बिजली पहुंचाने के लिए हर एक मील के फासले पर नया बिजली घर या नया पावर हाउस बनवाना पड़ता था। मतलब हर एक मील पर नया खर्चा, नई इन्वेस्टमेंट। जबकि टेस्ला का एसी करंट एक ही बिजली घर से सिर्फ एक ही पावर हाउस से पूरे शहर को रोशनी दे सकता था और एक ही पावर हाउस हजारों मील दूर तक बिजली पहुंचा सकता था। टेस्ला की ये नई टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी थी और टेस्ला खुद एक गेम चेंजर। अब एडिसन और जेपी मॉर्गन के राइवल्स, यानी उनके मुकाबले पर खड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसी ही टेक्नोलॉजी के इंतजार में मुंह फाड़े बैठे थे। उन्होंने टेस्ला के आइडियाज को समझा और फिर उस आइडिया पर डॉलर्स की बारिश कर दी। एक बड़ी बिजनेस कंपनी वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन ने टेस्ला के एसी करंट के हुकूक या इसके शेयर्स लगभग 10 या 15 लाख डॉलर्स की रकम देकर खरीद लिए। अब एसी करंट की पैदावार शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के बहुत से घरों को एसी करंट से बिजली की सप्लाई भी मिलने लगी। अब होना तो ये चाहिए था कि एडिसन को एक बिजनेस आइडिया का मुकाबला बिजनेस आइडिया से ही करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर एडिसन एक जिद्दी और एक मगरूर शख्स साबित हुए। उनको ये घमंड था कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है और इसका कोई मद्दे मुकाबिल, यानी इसके सामने कंपेयर करने लायक कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं।
इस खुशफहमी या गलतफहमी के अंदर वो टेस्ला के एसी करंट का फैलाव रोकने की कोशिश करने लगे। एडिसन और टेस्ला के इस टकराव को इतिहास में वॉर ऑफ द करंट्स के नाम से याद किया जाता है। वॉर ऑफ द करंट्स की इस लड़ाई में एडिसन ने हर डर्टी ट्रिक खेली, हर बुरा खेल खेला जो वो खेल सकता था ताकि टेस्ला के एसी करंट को बदनाम किया जा सके। एडिसन के कहने पर जानवरों को एसी करंट लगाकर मारा गया, जैसे कोड़ों, हाथी और कुत्तों को। यहाँ तक कि एडिसन ने इंसानों को सजाए मौत देने के लिए भी एसी करंट का इस्तेमाल करवाया। वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एसी करंट उनके पुराने वर्कर और उनके कॉम्पिटिटर निकोला टेस्ला की खोजी हुई टेक्नोलॉजी थी, और वो एसी करंट का या टेस्ला का मुकाबला करने के बजाय एसी करंट को अपने इन्हीं हथकंडों से बदनाम करने पर तुल गए थे। एसी करंट के विरोध में उन्होंने हजारों पैम्पलेट छपवाकर लोगों में बांटे भी थे। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि एसी करंट को खतरनाक साबित करके मार्केट में टेस्ला के नाम को बदनाम किया जा सके। लोग एसी करंट से डरने लगे और टेस्ला की टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाए। लेकिन कोई मजबूत टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोपेगेंडा के जोर पर मार्केट से आउट हो सकती है क्या? नई और सस्ती टेक्नोलॉजी जो बेहतर भी हो, उसे हराना और मार्केट से उसका डब्बा गुल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अब एडिसन तो जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर जेपी मॉर्गन ये बात अच्छे से समझ गए थे कि एडिसन की ये जिद उसकी सारी इन्वेस्टमेंट को डुबो सकती है। सो इसीलिए अब जेपी मॉर्गन ने बिजली की मार्केट में जमे रहने के लिए वही किया जो कुछ सालों पहले एडिसन ने टेस्ला के साथ किया था। यानी जेपी मॉर्गन ने एडिसन के साथ अपने पुराने बिजनेस और ताल्लुक का लिहाज किए बगैर खुदगर्जी दिखाई और जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से अपनी एक अलग पावर कंपनी बना ली। अब क्योंकि एडिसन की पावर कंपनी मॉर्गन की इन्वेस्टमेंट ही से चल रही थी, इसलिए मॉर्गन ने एडिसन की कंपनी भी जनरल इलेक्ट्रिक्स में ज्वाइंट कर ली। भले ही नई कंपनी में एडिसन के शेयर्स तो मौजूद ही रहे, मगर फैसलों का अधिकार और पूरा कंट्रोल जेपी मॉर्गन के पास चला गया। अब इन सारे मुश्किल हालात में एडिसन की आखिरी उम्मीद ये थी कि शिकागो में होने वाली वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी लाइट पहुंचाने का ठेका उन्हें मिल जाए। ये नुमाइश या एक्सपोजिशन कोलंबस के अमेरिका खोजने के 400 बरस पूरे होने की वजह से की जा रही थी। 1893 के अंदर होने वाले इस नुमाइश को बिजली से रोशन करने का ठेका अगर एडिसन को मिल जाता तो एडिसन का काम भी आगे बढ़ता और उन्हें इस काम से बहुत सा पैसा भी मिल सकता था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी अभी तक एडिसन का खोजा हुआ डीसी करंट इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जाहिर है ये डीसी करंट तो एसी करंट के मुकाबले बहुत महंगा था। सो इसी वजह से जब वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में पावर सप्लाई देने के लिए बोली लगाने का वक्त आया तो एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने $10 लाख की बोली लगाई, जबकि टेस्ला की वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने इससे सिर्फ आधी रकम यानी सिर्फ $5 लाख ही की बोली लगा दी। दोस्तों, ये एडिसन के डीसी करंट की आखिरी हार थी, बल्कि कहा जाए तो ये डीसी करंट की मौत ही थी। अब ये सब होने के बाद एडिसन बिजली के बिजनेस से आउट हो गए, बाहर हो गए, और उनकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी धीरे धीरे अपने प्लांट्स को एसी करंट के प्लांट्स में बदलना शुरू कर दिया। ये सब कुछ एडिसन की जिद का नतीजा था। उनकी हठधर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अगर वो अपने रवैये में थोड़ी नरमी दिखाते और बहुत पहले ही डीसी की जगह एसी करंट इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो उन्हें बिजली के बिजनेस से शायद कभी बाहर नहीं होना पड़ता। मगर एडिसन के ईगो और घमंड ने उनको टेस्ला के सामने हरा दिया था। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि पैसों पर, ओहदे पर या ताकत पर कभी भी ईगो या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें हमेशा नहीं रहने वाली। बिजनेस की ताबड़तोड़ मुकाबलेबाजी में, कमर तोड़ कंपटीशन में पहली बार एडिसन को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा था, और वो भी अपने उस नौकर के हाथों जिस नौकर को उसने $500 के बोनस की वजह से नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। वॉर ऑफ द करंट्स में हारने के बाद एडिसन के विरोधी ये समझ रहे थे कि अब तो एडिसन की बत्ती गुल हो गई और वो अब कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेनलो पार्क के जादूगर की पटारी में भी बहुत से आइडियाज भरे पड़े थे। उन्होंने अपनी जादुई पटारी में हाथ डाला और एक नया आइडिया यानी वीडियो कैमरा निकालकर दुनिया के सामने रख दिया। ये वीडियो कैमरा देखने वालों की आंखें एक बार फिर खुली की खुली रह गई। एडिसन ने एक बार फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके बेच दिया। जी हाँ, वीडियो कैमरे की टेक्नोलॉजी असल में पुरानी टेक्नोलॉजी ही थी। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक मॉय ब्रिज के साथ साथ कई लोग 1880 से 1880 से वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। कैमरों से बनाई गई तस्वीर को या फोटोज को एक जगह एक ही लाइन या कक्षा में रखकर जब घुमाया जाता तो ये तस्वीरें हिलती हुई या हरकत करती हुई नजर आती थी।
इसलिए इन्हें मोशन पिक्चर्स यानी हरकत करने वाली तस्वीरें भी कहा जाता था। मगर इन तस्वीरों को जमा करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कुछ दफा कई सारे कैमरे लगाने पड़ते थे, या फिर बहुत सी तस्वीरों को निकालकर अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ता था। जबकि इस तरफ एडिसन ने ऐसा कैमरा बना लिया था जो बिजली से चलता था और सिर्फ एक ही कैमरे में सेलुलाइट की एक ही पट्टी पर तस्वीरें बनती जाती थी। एडिसन के इस कैमरे को काइनेटोग्राफ का नाम दिया गया था। दोस्तों, इस कैमरे से ली गई तस्वीरों को वीडियो की शक्ल में चलाने के लिए एक और डिवाइस काइनेटोस्कोप की भी खोज की गई थी। इस डिवाइस में तस्वीरों वाली सैटेलाइट की पट्टी को रख दिया जाता, फिर ये डिवाइस उन तस्वीरों को वीडियो की शक्ल में प्ले कर देती थी। इस मशीन से वीडियो देखने के लिए आंख को उस पर लगे एक छोटे से लेंस के करीब ले जाना पड़ता था। अब एडिसन ने अपनी मेनलो पार्क वाली लेबोरेटरी से 21 मील दूर वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में ब्लैक मारिया के नाम से एक और स्टूडियो भी बना लिया। यहाँ 1894 में 1894 में बहुत बड़े पैमाने पर वीडियोस की रिकॉर्डिंग की गई। एडिसन वीडियोस या मोशन पिक्चर्स को लोगों के लिए एक लग्जरी, एक एंटरटेनमेंट बनाना चाहता था। सो उन्होंने पूरे अमेरिका में काइनेटोस्कोप के स्टूडियोज का जाल बिछा दिया। इन स्टूडियोज में कोई एक शख्स 25 सेंट देकर एक काइनेटोस्कोप इस्तेमाल कर सकता था, यानी उस डिवाइस में वीडियो देख सकता था। इस खोज ने एडिसन को फिर से अमेरिका में मकबूल आम यानी बहुत ज्यादा फेमस कर दिया और उनके कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। मगर अब यहाँ पर भी वही मसला सामने आकर खड़ा हो गया जो बिजली के बिजनेस के मामले में सामने आया था। वो ये कि ये डिवाइस यानी कैमरा जिसको एडिसन ने बेहतर करके बेचना शुरू कर दिया था, उसी तरह ठीक वैसे ही कैमरा और काइनेटोस्कोप जैसे डिवाइस भी उनके कंपटीटर्स या राइवल्स बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए थे। और दोस्तों, जब कोई कोशिश करता है तो उसका कुछ न कुछ नतीजा तो निकलना ही होता है। तो ये एक ऐसी बात थी जो एडिसन की कैमरा टीम ने भी समझ ली थी। इसी टीम ने एडिसन को एक काम करने का मशवरा दिया, सलाह दी। वो मशवरा ये था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे बहुत से लोग एक ही वक्त में एक ही वीडियो एक साथ देख सके। मगर एडिसन की सोच मशवरे से कुछ अलग थी। दरअसल वो सोच रहे थे कि अभी लोग काइनेटोस्कोप में वीडियो देखने के लिए अलग अलग से पैसे देते हैं, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स काइनेटोस्कोप के छोटे से लेंस से आंख लगाकर वीडियो देख सकता है। लेकिन अगर यही वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर चलने लगी तो एक ही वक्त में एक साथ बहुत से लोग उसे देखने लगेंगे, जिसकी वजह से उसका फायदा या मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मुनाफे के लालच में एडिसन ने प्रोजेक्टर बनाने की आइडिया को कैंसिल कर दिया और यहीं पर वो एक बार फिर से मार खा गए, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग इसी प्रोजेक्टर की आइडिया पर, इसी ख्याल पर काम कर ही रहे थे और जल्द ही ऐसी डिवाइस मार्केट में आने लगी जिन डिवाइसेस ने एडिसन के काइनेटोस्कोप का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे पहले तो 1895 में 1895 में 2 फ्रांस के वैज्ञानिकों के पेरिस के अंदर कपड़े की स्क्रीन पर एक प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इसके बाद अमेरिका के अंदर भी फेंटोस्कोप के नाम से एक प्रोजेक्टर मार्केट में आ गया, जिस प्रोजेक्टर को आज पहली असल सिनेमा स्क्रीन समझी जाती है। और इस प्रोजेक्टर के मुकाबले में एडिसन के काइनेटोस्कोप की कोई अहमियत और कोई वैल्यू बाकी न रही। बिजली के बिजनेस में नाकामी के बाद ये दूसरा मौका था कि जब एडिसन का कारोबार तबाही के दहाने पर आ खड़ा था। लेकिन इस बार तो एडिसन पहले से तैयार थे। एडिसन को मालूम था कि बिजनेस में जिद नहीं, असली सौदाबाजी चलती है। सो एडिसन ने सौदाबाजी ही कर ली। दरअसल उन्होंने फेंटोस्कोप के मालिक टॉमस अरमास से फेंटोस्कोप के शेयर और राइट्स ही खरीद लिए। फिर एडिसन ने फेंटोस्कोप को बेहतर बनाकर वाइटास्कोप के नाम से ऐसी सिनेमा मशीन तैयार कर ली, जिस मशीन ने बाकी सब कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर निकाल फेंका। वाइटास्कोप के बाद 1896 में 1896 में एडिसन ने प्रोजेक्टोस्कोप के नाम से एक और सिनेमा मशीन बना डाली। दोस्तों, जिन सिनेमा मशीनों पर बरसों तक अमेरिकी सिनेमा इंडस्ट्री की रोजी रोटी चलती रही है, वो एडिसन की सिनेमा मशीनों से सीखकर ही बनाई गई थी। यूं ही तो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने जन्म लिया। मोशन पिक्चर्स और गूंगी फिल्मों का यानी साइलेंट मूवीज का एक दौर शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी में ये इनकलाब एडिसन के खोजे हुए वीडियो कैमरे और प्रोजेक्टर से ही मुमकिन हो पाया था। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एडिसन ना होते तो हॉलीवुड और सिनेमा घरों की रौनक शायद किसी और तरह से वजूद में आती। इसके अलावा एडिसन के ब्लैक मारिया स्टूडियो ने भी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखा और 20 बरस में 1200 फिल्में तैयार कर ली।
एडिसन क्योंकि आवाज और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बनाने में कामयाब हो चुके थे, इसलिए अब उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी जिस डिवाइस में वीडियो देखने के साथ साथ आवाज को भी सुना जा सके, यानी गूंगी फिल्मों को साइलेंट मूवीज को बोलती फिल्मों में बदलने की टेक्नोलॉजी। इसे बनाने में उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली भी, लेकिन वो उससे ज्यादा बेहतर और कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के काबिल ना बना सके और 1915 में ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया। फिर कुछ अरसे बाद 1920 की दिहाई में 1920 में कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने गूंगी फिल्मों की जगह बोलती फिल्में बनाने की बेहतर और काबिल इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बना डाली और मार्केट में भी ले आए। लेकिन दोस्तों, सिनेमा मशीन और वीडियो कैमरा ही थॉमस अल्वा एडिसन की आखिरी मंजिल या उनका आखिरी गोल नहीं था, बल्कि एडिसन तो स्काई इज द लिमिट के मुताबिक चलते थे। मोशन पिक्चर्स यानी वीडियो मेकिंग में कामयाबी के बाद एडिसन ने बिजनेस के कई और फील्ड्स में भी कदम जमाने शुरू कर दिए। उनकी शुरू की हुई कंपनीज हवा चलाने के पंखे, मोटर्स, ग्रामोफोन, बिजली का सामान, यहाँ तक कि मेडिकल के आलात और प्लास्टिक की पैकिंग भी बनाया करती थी। एडिसन के हर प्रोडक्ट पर उनका नाम लिखा हुआ होता था और कंपनी की हर एडवर्टाइजमेंट में ये दावा किया जाता था कि एडिसन प्रोडक्ट से बेहतर कोई चीज नहीं। यूं एडिसन का नाम क्वालिटी की जमानत बन गया। वो अमेरिका में एक ब्रांड बन गए। 12 साल की उम्र से दौलतमंद और बिजनेस ब्रांड बनने का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो अब पूरा हो गया था और अब वो बूढ़े हो रहे थे। बज़ाहिर उन्हें अब सब कुछ मिल गया था, लेकिन जिस उम्र में लोग अपने खून पसीने की कमाई में एक पैसे की बर्बादी, एक पैनी का भी बर्बाद हो जाना बर्दाश्त नहीं करते, वहीं पर एडिसन ने $5 मिलियन, $50 लाख अपनी आंखों के सामने जलते देखे, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर 1914 में न्यू जर्सी के अंदर एडिसन के वेस्ट ऑरेंज प्लांट में आग लग गई। देखते ही देखते 13 इमारतें जलकर राख हो गई। एडिसन भी वहां पर मौजूद थे और अपनी उम्र भर की कमाई अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे, लेकिन उनको ना दिल का दौरा पड़ा और ना ही वो उदास हुए। एडिसन ने अपने बेटे चार्ल्स से कहा, बेटा जाओ अपनी माँ और उसकी सब दोस्तों को बुलाकर ले आओ। जलती हुई आग का ऐसा नजारा उन्हें फिर देखने को नहीं मिलेगा। चार्ल्स ने अपने बाप की बात सुनकर शायद सोचा होगा कि बुड्ढा सटिया गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, मगर ये बुड्ढा सटियाया नहीं था, बल्कि एडिसन तो कागज कलम लेकर उन चीजों की लिस्ट बना रहे थे जो उन्हें अपने प्लांट को दोबारा तामीर करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए चाहिए थी। एडिसन की इस कार्यवाही को देखकर वहां मौजूद एक रिपोर्टर को बड़ी हैरानी हुई। उस रिपोर्टर ने सोचा कि जरा देखे तो सही कि ये शख्स अपना इतना नुकसान देखकर अब क्या लिख रहा है। उसने जब एडिसन से इस बारे में पूछा तो एडिसन के जवाब ने उस रिपोर्टर को और ज्यादा हैरान कर दिया। एडिसन ने कहा, मैं 67 बरस का हूँ, 67 ईयर्स का, लेकिन मैं कल से एक नई शुरुआत करूंगा। ये बात सुनकर चार्ल्स की तरह शायद रिपोर्टर को भी एडिसन की दिमागी हालत पर कुछ शक हुआ हो, लेकिन उस वक्त एडिसन मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जब आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और जब प्लांट में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो होने वाले नुकसान का आंकड़ा 30 लाख से $50 लाख का था, 3 to 5 मिलियन डॉलर्स। मगर एडिसन ने नुकसान की ये खबर भी हंसी मजाक में उड़ा दी, क्योंकि उनके पास अब भी इतनी दौलत थी कि वो ये जला हुआ प्लांट दोबारा खड़ा कर सकते थे। भले ही एक बड़े नुकसान के बाद पैसों को दोबारा इन्वेस्टमेंट करना वाकई बहुत कठिन काम था, मगर एडिसन ये जानते थे कि उनका नाम एक ब्रांड है। जैसे ही उनका प्लांट दोबारा काम शुरू करेगा वैसे ही उनका मुनाफा, उनका प्रॉफिट वापस आ जाएगा और नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सो एडिसन ने प्लांट को दोबारा बनवाया और कुछ ही अरसे में अपना हुआ सारा नुकसान पूरा कर लिया, नुकसान की भरपाई कर ली। दोस्तों, एडिसन बुढ़ापे में भी जवानों की तरह काम करते थे। उन्हें अपने प्लांट पर जाना और हर मामले में अपने वर्कर्स को गाइड करते रहना अच्छा लगता था, लेकिन यारो बुढ़ापा वापस जाने के लिए कभी नहीं आता, बल्कि ये तो कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। जी हाँ, एडिसन का हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अब खराब रहने लगा था। गुर्दे भी जवाब दे रहे थे। परहेजी खाना या ड्राई फ्रूट खाते खाते एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो सिर्फ दूध ही पिया करते थे या शौक के लिए सिगार के कस लगा लिया करते थे। उनकी बीमारियों ने जब उनको ज्यादा जिस्मानी मेहनत के काबिल ना छोड़ा
तो 1926 में वो अपना कारोबार अपने बेटे चार्ल्स को सौंप कर रिटायर्ड हो गए और अब वो ज्यादातर अपने दोस्त हेनरी फोर्ड के साथ दिखाई देते थे। हेनरी फोर्ड पहले एडिसन ही की कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर थे और उसी दौरान उनकी एडिसन से दोस्ती भी हो गई थी, जिसके बाद हेनरी ने फोर्ड कंपनी के नाम से कार्स या गाड़ियां बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एडिसन ने बिजली से चलने वाली कारें यानी इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाई थी और हेनरी फोर्ड भी इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए एडिसन से 1 लाख बैटरीज खरीदने वाले थे, मगर पता नहीं क्यों किसी वजह से ये डील सक्सेस ना हो सकी। इस नाकाम डील के बाद भी दोनों की यानी एडिसन और हेनरी की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों ने अपने कुछ और दोस्तों से मिलकर एक ग्रुप बना लिया था जिसे वो वेगाबॉन्ड्स यानी आवारागर्द कहते थे। ये लोग यानी वेगाबॉन्ड्स घूमते फिरते, मौज करते और पार्टियां करते रहते थे। एडिसन अमेरिकी लोगों के बीच में एक सेलिब्रिटी, एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। उनको अपने दौर का सबसे बड़ा खोजकार या इन्वेंटर माना जाता था और उनका शुमार अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारी और कारोबारी लोगों में होता था। जदीद और मॉडर्न अमेरिका उन्हीं की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा था, इसलिए लोग उनके दीवाने थे। शायद ही दुनिया में किसी वैज्ञानिक को अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतना पैसा मिला हो जितना थॉमस अल्वा एडिसन को मिला, वो भी जिंदा रहते हुए ही। जी हाँ, क्योंकि हमारी ये दुनिया तो मरने के बाद ही हमारी इज्जत करती है। खैर, एडिसन के सम्मान में आलीशान प्रोग्राम रखे जाते, लोग उनसे रिक्वेस्ट करके मैरी हैड अ लिटिल लैम्प सुनते। ये वही नज़म थी जो उन्होंने अपनी पहली खोज फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड करवाई थी। मीडिया और प्रेस उनकी हर बात और उनसे जुड़े हर वाक्य को शह सुर्खियों में यानी अखबारों में छापा करते थे, मगर वक्त के साथ साथ एडिसन की बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। 1931 में जब एडिसन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में रह रहे थे तो वहां उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो बिस्तरे मर्ज पर पड़ गए। रिपोर्टर्स और प्रेस ने वेस्ट ऑरेंज लेबोरेटरी के करीब उनके घर के बाहर डेरे डाल दिए। एडिसन धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। उनकी हालत और सेहत में मामूली सा बदलाव भी अमेरिका के अखबारों के हेडलाइन पर लगता था और बिलाखिर 18 अक्टूबर 1931 में 84 बरस की उम्र में एडिसन की मौत हो गई। उनका ताबूत उनकी डेड बॉडी के साथ उनकी लेबोरेटरी में ही रख दिया गया, जहां 50,000 से ज्यादा लोगों ने उनको आखिरी बार देखा। एडिसन की डेथ की तीसरी रात अमेरिका के प्रधानमंत्री हर्बर्ट हावर ने रेडियो पर लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो एडिसन की याद में अपने घरों की बिजली 1 मिनट के लिए बंद कर दे। सो इसलिए पूरे अमेरिका में एक ही वक्त में एक ही साथ सारी लाइट्स बंद हो गई। ये इस बात का इजहार था कि अगर एडिसन ना होते तो अमेरिका कैसा दिखाई देता। एडिसन को न्यू जर्सी में ही अपने घर के पास दफन कर दिया गया। एडिसन के नाम पर 1093 इजादात और खोजें रजिस्टर्ड है, यानी उन्होंने 1093 खोजें की थी। अमेरिका में उनकी यादगार में मुजस्मे और स्टैचूज भी बनवाए गए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी उनके नाम पर बनाए गए। उनसे जुड़ी इमारतों और घरों को सिक्योर करके हिस्टोरिकल साइट्स या ऐतिहासिक जगहों का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी उस गरीब माँ बाप के लड़के की कहानी जिसने दुनिया भर के घरों को बिजली से रोशन किया और साथ ही बहुत सी टेक्नोलॉजीज की खोज भी की, जिस टेक्नोलॉजी ने दुनिया के बहुत से कामों को आसान कर दिया। एडिसन थे तो एक महान वैज्ञानिक, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि एडिसन और टेस्ला की लड़ाई वॉर ऑफ द करंट्स में आप किसे कसूरवार समझते हैं और क्यों? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मेरे सब्सक्राइबर लोग आखिर कितने पानी में हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।